नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कनेक्ट इंडिया में। आइए मैं आप सभी को हिंदी पढ़ता हूँ। हिंदी की शुरुआत करते हैं। हिंदी की अगर हम बात करते हैं, हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो मूलतः फारसी भाषा से हुई है। ये हमारे हिंदुस्तान का शब्द नहीं है हिंदी, ये फारसी भाषा का शब्द है। हमारे यहाँ ईरान से लोग जब हमारे यहाँ भारत में आए तो उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है सिंधु नदी। उस नदी को ईरानियों ने सिंधु की जगह पर हिंदू बोलते थे। ये पहलवी भाषा का परिवर्तन है। सिंधु से वो स को ह में और ध को द में परिवर्तित करके बोलते थे, इसलिए सिंधु को हिंदू बोले। और हिंदू से फिर बाद में इसमें इक प्रत्यय लगा दिया, हिंदी बन गया। और फिर क को हटा दिया गया जिससे हिंदी बन गया। तो हिंदी हमारे यहाँ की भाषा नहीं है। हिंदी ये ईरानियों के द्वारा ये फारस की भाषा है। यानी हिंदी मूलतः किस भाषा का शब्द है? हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। अगर हम हिंदी की जननी पूछे, हिंदी की माता कौन है, यानी हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो हिंदी की उत्पत्ति जो है देखा जाए तो ये संस्कृत से ही हुई है। किससे हुई है? संस्कृत से। हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत ही है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। अगर हम हिंदी के विकास क्रम की बात करें, यानी हिंदी कैसे, हिंदी का रूप आता है, हिंदी कैसे अपने रूप में आई, तो हिंदी की जो विकास क्रम की हम बात करते हैं वो है हिंदी सबसे पहले, अगर हम हिंदी के विकास क्रम की बात करते हैं तो हिंदी सबसे पहले संस्कृत से आई। संस्कृत के बाद ये फिर पाली में आती है। संस्कृत के बाद ये पाली में आती है। यानी संस्कृत का जो अपभ्रंश होता है, यानी संस्कृत का जो टूटा फूटा रूप होता है वो पाली होता है। और पाली जो है ये देश की प्रथम भाषा होती है, क्योंकि संस्कृत के बाद जो संस्कृत का जो टूटा फूटा रूप आया पाली, या संस्कृत का विकृत रूप जो पाली आया वो देश की पहली भाषा के रूप में आया। फिर उसके बाद प्राकृत आता है, यानी पाली से फिर प्राकृत आ जाता है। फिर प्राकृत से अपभ्रंश आ जाता है और अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आता है। अवहट्ट के बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी आता है। यानी इतने चरणों के गुजरने के बाद ये हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई। संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी आती है। पाली जो है देश की प्रथम भाषा है। भगवान महात्मा बुद्ध के जो जितने भी उपदेश हैं वो सब पाली में ही है। और अगर हम हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ पूछे, हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अगर पूछते हैं तो अपभ्रंश से माना जाता है। कहाँ माना जाता है? अपभ्रंश से। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। लेकिन अगर हम पूछेंगे इसका विकास क्रम क्या है हिंदी भाषा का, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा फूटा। अपभ्रंश का मतलब विघटित हुआ, यानी किसी चीज से टूट फूट कर अलग होकर नया जो रूप लेता है उसी को अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश के कुल 6 भेद है। अपभ्रंश के टोटल 6 भेद है। कौन कौन भैया? सौरसेनी। सौरसेनी पहला अपभ्रंश का भेद है। दूसरा जो होता है वो अर्धमगधी है। तीसरा आपका मागधी है। और चौथा खस है। और फिर पांचवा बलाचल है। और छठा महाराष्ट्र है। यानी अपभ्रंश के इतने भेद हैं। अब इन्हीं भेदों से, अपभ्रंश के इन्हीं भेदों से हिंदी की जितनी समस्त बोलियां हैं वो बनी है। तो अभी हम पढ़ाते हैं, इसके आगे पढ़ाएंगे हिंदी की बोलियां जो कि 18 हैं उसको भी पढ़ाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको पढ़ देख लेते हैं हिंदी का हमारे संविधान में कहाँ पर उल्लेख हुआ है। हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी हमारी राजभाषा है। कैसी भाषा भैया? राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो होती है वो उस किसी भी पर्टिकुलर यानी किसी भी विशेष देश में अगर उस वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के समस्त लोगों के द्वारा अगर कोई भाषा बोली जा रही है तो राष्ट्रभाषा होती है। लेकिन ये हमारे यहाँ की राजभाषा है, क्योंकि हिंदी पूरे भारत में हर जगह नहीं बोली जाती। ये विशेष कर कुछ ही राज्यों में बोली जाती है।
और बाकी अलग अलग जैसे दक्षिण भारत में आपका मलयालम हो जाता है, मलयालम भी बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। लेकिन उत्तर भारत में अगर हम देखेंगे तो उत्तर भारत में आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा का मतलब होता है राज्य जो अपने शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाई जो भाषा, यानी राज्य अपने शासकीय कार्यों के प्रयोजन में जिस भाषा का उपयोग करता है वही राजभाषा होती है। तो संविधान के भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में हमारी हिंदी का उल्लेख है। संविधान के भाग 17 में, और इसका अनुच्छेद अगर पूछता है, अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। अच्छा, ये पूछता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान ने कब स्वीकृति प्रदान की, थी 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दे दी। इसीलिए इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस हमारे यहाँ 14 सितंबर 14 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि अगर वर्ल्ड लेवल, विश्व लेवल पर अगर देखा जाए तो विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो 10 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, हिंदी का प्रचार प्रसार, हिंदी का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में पूरे विश्व में फैले, इसलिए इसका इसको 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान सभा में अगर हम बात करें, जो संविधान सभा हमारी हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वीकृति प्रदान की थी, उस संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा जो बनाने का प्रस्ताव था, हिंदी को राजभाषा जो बनाने का प्रस्ताव था, उसे गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। कौन रखा था, हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव, और प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कौन रखा था, तो इसको गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। इन्हीं का समर्थन, गोपाल स्वामी अयंगर का समर्थन शंकर राव देव ने किया था। कौन किया दिया, शंकर राव देव ने किया था। हिंदी की लिपि अगर देखते हैं तो ये देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। अब ये एक संक्षिप्त परिचय हो गया हिंदी का। अब अगर हम देखते हैं जो अपभ्रंश ये है, अपभ्रंश के कुल जो 6 भेद हैं, अपभ्रंश के जो 6 भेद हैं, सौरसेनी, अर्धमगधी, मगधी, खस, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, इन अपभ्रंश से, इन 6 अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। आइए हम उसको भी देखते हैं। अपभ्रंश से, अपभ्रंश से आधुनिक, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। तो हमने अभी पढ़ा कि 6 प्रकार की अपभ्रंश है, तो जिसमें पहला जो आता है भैया, पहला जो है सौरसेनी है। क्या है, पहला जो है ये सौरसेनी है, सौरसेनी। अब सौरसेनी में, इस सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी आधुनिक भारतीय भाषा बनी, उसमें बनी आपकी पश्चिमी हिंदी बनती है। कौन बनती है, पश्चिमी हिंदी बनती है भैया, पश्चिमी हिंदी। फिर राजस्थानी बन जाता है आपका इसी से, सौरसेनी से ही, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, और दो हो गया, तीसरा गुजराती बन जाता है, तीसरा गुजराती बन जाता है। ये आपका सौरसेनी से बनता है। सौरसेनी की बात अगर हम देखते हैं, अर्धमगधी आता है। कौन था, दूसरा था अर्धमगधी, दूसरा जो था वो अर्धमगधी था, अर्धमागधी। अर्धमागधी से अगर हम देखते हैं तो अर्धमागधी से यहाँ से पूर्वी हिंदी निकलती है। कौन निकलती है भैया, यहाँ से खाली एक निकलता है, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं, तीसरा जो था मागधी था, तीसरा जो था मागधी था, और यहाँ से निकलता है बिहारी, बिहारी हर भाषा, बिहारी। फिर बिहारी, बिहारी के बाद आपका
बिहारी कहाँ, बिहारी के बाद आपका बांग्ला निकल जाता है, बिहारी के बाद बांग्ला, बांग्ला के बाद उड़िया, उड़िया मतलब उड़ीसा की भाषा, उड़िया के बाद असम, असमिया, उड़िया के बाद असम, उड़िया के बाद असम, ये आपका असम को, असम तो ये राज्य का नाम हो जाता है लेकिन असमिया लिख देते हैं, यानी असम का, ये मागधी से निकलता है। तो सौरसेनी हो गया, अर्धमक्ती हो गया, मागधी हो गया। मागधी की बात करने के तो खस आएगा, कौन आएगा, खस, ये खस, खस से जो निकलती है, खस से आपका खस से आपका निकलता है पहाड़ी निकलता है, कौन निकलता है, पहाड़ी, खस से आपका पहाड़ी निकलता है। और ये पहाड़ी जो है ये सौरसेनी से ही प्रभावित है, जो पहला अपभ्रंश का भेद था सौरसेनी, जिससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती निकला है, इसी से, इसी खस से ये पहाड़ी जो है ये सौरसेनी से ही प्रभावित है, सौरसेनी से। खस के बाद आपका आता है पांचवा था ब्राचल, कौन था भैया, ब्राचल, ब्राचल से आपका एक निकलता है पंजाबी, ब्राचल से पंजाबी निकलता है, जो कि ये भी सौरसेनी से ही प्रभावित है। और एक और निकलता है सिंधी, एक और निकल जाता है सिंधी, एक और निकल जाता है सिंधी। फिर छठा जो निकलता है, छठा जो था महाराष्ट्री था, महाराष्ट्री से आपका मराठी निकल जाता है, महाराष्ट्री से क्या निकल जाता है, मराठी भाषा। यानी ये हमारी छह जो अपभ्रंश की जो भेद थे, उन्हीं के अंतर्गत भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। तो सौरसेनी से आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, अर्धमगधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, खस जो है, खस अपभ्रंश से पहाड़ी निकलता है, और ये पहाड़ी जो है ये सौरसेनी से ही प्रभावित है। फिर पांचवा जो है ब्राचल है, ब्राचल भी पंजाबी, पंजाब की आर्य भाषा है, और ये भी सौरसेनी से ही प्रभावित है। और इसके अलावा ब्राचल में दो है, पंजाबी और सिंधी। फिर महाराष्ट्री, महाराष्ट्री के बाद महाराष्ट्री में जो आता है मराठी आ जाता है। हिंदी क्षेत्र की जो बोलियां हैं, हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, जो कि कहीं न कहीं इन्हीं जो आर्य भाषाएं हैं इन्हीं से मिलती जुलती हैं, इन्हीं के द्वारा उनका निर्माण हुआ है। आइए हम उसको पढ़ते हैं। 5 जो है हिंदी क्षेत्र की 5 उपभाषा है, और इन्हीं के अंतर्गत 17 या 18 बोलियां आती हैं। अगर ऑप्शन में 17, आइए हम उसको लिखते हैं, फिर बताते हैं। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की जितनी भी बोलियां हैं, हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। कितनी भैया, 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, जिनके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 17 या अब 18 बोलियां आती हैं, 18 बोलियां आती हैं। अच्छा, अब ये 17 या 18 क्या है, 17 18 ये है कि अगर विकल्प में, अगर विकल्प में 17 या 18 दोनों दिया है, तब आप 18 टिक करेंगे। अगर अगर विकल्प में 17 ही दिया है, 17 दिया है, 19 दिया है, 20 दिया है, तब उस स्थिति में आप 17 मारेंगे। यानी 17 और 18 दोनों दिया है, तब 17 करें, सॉरी 18 देंगे। और अगर 18 नहीं दिया है, 17 दिया है और कुछ दिया, 20 दिया है, 22 दिया है, तब आप खाली 17 मारेंगे। ये कहीं कहीं 17, कहीं कहीं 18 भी मान लिया जाता है। तो आइए देखते हैं जो 5 उपभाषाएं हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन बोलियां हैं। 5 जो उपभाषाएं हैं उनके अंतर्गत कौन कौन बोलियां हैं। अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा,
पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी पढ़ा, वाली जो भाषा है वो क्या है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी 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 हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आएगा? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपका आ जाएगा बांगड़ू या हरियाणवी, बांगड़ू या हरियाणवी। दूसरा कौरवी या खड़ी बोली, कौरवी या खड़ी बोली। जो आज हमारी बोली हिंदी जो है खड़ी बोली है, इसका शुद्ध प्रतिष्ठित रूप जो है यही है, कौरवी या खड़ी बोली। और ये उत्तर प्रदेश के विशेषकर मेरठ से बोली जाती है। तो बांगड़ू या हरियाणवी, कौरवी या खड़ी बोली। फिर उसके अंतर फिर क्या आ जाएगा, ब्रज किया जाएगा, ब्रज, फिर बुंदेली, ब्रज बुंदेली, और फिर उसके बाद कन्नौजी, ब्रज बुंदेली और कन्नौजी। ये पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी के बाद अगर आप देखेंगे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के बाद पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपका तीन बोली आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। फिर हम तीसरा जो देखते हैं, तीसरी जो उपभाषा है, पांच उपभाषा है, तो तीसरे में राजस्थानी आ जाएगा। तीसरे में कौन आ जाएगी है, राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत यहाँ पर आपको पाला मिलेगी जयपुरी या ढूढ़ाड़ी। जयपुरी राजस्थान की भाषा है, जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर है ना, तो यहाँ पे जयपुरी से बोली जाती है, या इसी को ढूढ़ाड़ी भी बोलते हैं, ढूढ़ाड़ी, ढूढ़ाड़ी, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी। जयपुरी या ढूढ़ाड़ी के अलावा यहाँ पे बोली जाती है मेवाती। मेवाती जो है उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, मेवाती। फिर यहाँ पे बोली जाती है मारवाड़ी, मारवाड़ी भी बोली जाती है। फिर एक और आती है मालवी। कौन सी, मालवी। ये चार यहाँ पे आ जाती है, जयपुरिया, जुगाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीन हो गया, उसके बाद हाँ उसके बाद आ जाएगा आपका बिहारी। कौन आ जाएगी है, बिहारी, बिहारी भाषा। बिहारी के अंतर्गत मगही, 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 मैथिली और भोजपुरी, भोजपुरी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। फिर उसके बाद एक और आ जाएगा आपका, और इसके अंतर्गत पहाड़ी आ जाएगा। कौन आ जाएगा, पहाड़ी, पहाड़ी उपभाषा है। और इसके अंतर्गत दो भाषाएं बोली जाती है, कुमाऊनी, ये विशेषकर उत्तराखंड में बोली जाती है, कुमाऊनी। और एक और है गढ़वाली। कौन भी है, गढ़वाली। पश्चिमी हिंदी में एक भाषा छूट गई है, जब 18 हम काउंट करते हैं तो यहाँ पे एक और आ जाती है दक्कनी। कौन सी, दक्कनी। जब हम इसको देखते हैं तो ये दक्कनी। अगर काउंट करें तो बांगुड़िया हरियाणवी एक, कौरविया खड़ीबोली दो, ब्रज तीन, बुंदेली चार, कन्नौजी पांच, दक्षिणी छह, अवधी सात, बघेली आठ, छत्तीसगढ़ी नौ, जयपुरिया निमाड़ी 10, मेवाती 11, मारवाड़ी 12, मालवी 13 और मगही 14, मैथिली 15, भोजपुरी 16, 17 कुमाऊनी, 18 गढ़वाली। कहीं कहीं दक्कनी को काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए फिर वो 17 बोली हो जाती है। और अगर विकल्प में 17 18 दोनों दिया गया है तब आप हमेशा 18 को टिक करेंगे, लेकिन अगर 18 विकल्प में नहीं है तब आप 17 को ही मानेंगे, तब आप बोलियों के अंतर्गत 17 को ही मानेंगे। तो ये हमारी हिंदी क्षेत्र की बोलियां हैं, जिसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। और इसके बाद अगर हम देखते हैं, अच्छा हिंदी को, हिंदी से संबंधित कुछ नारे भी हैं, हिंदी से संबंधित कुछ नारे दिए गए हैं, जैसे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा है उसे प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा दिया है प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे हिंदी से संबंधित। आइए अब हम कुछ
इनसे संबंधित प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं, जिससे ये पता चले कि कौन से प्रश्न इस प्रथम चैप्टर से बनते हैं। हमने जो कुछ भी पढ़ा उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है हिंदी में कि प्रश्न पूछता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है। हिंदी की आदि जननी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी की आदि जननी संस्कृत होती है। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। अगर हिंदी के इतिहास का विकास पूछा जाए तो अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी के अगर विकास का इतिहास पूछे तो अपभ्रंश से माना जाएगा, लेकिन अगर हिंदी की आदि जननी पूछेगा तो संस्कृत है। फिर अगर ये प्रश्न पूछ ले कि प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था, ये भैया 1955 में गठित हुआ था, 1955 में। और इसके अध्यक्ष अभी हमने आपको बताया बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर साहब थे। फिर ये अगर प्रश्न इधर देखते हैं तो कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? किसकी भी है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन होगी? संस्कृत के बाद पाली आया था तो पाली ही होगा। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन हो जाएगा? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पाली हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर उसके बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी आता है। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पाली हो जाएगा। हिंदी की खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो अगर हम देखते हैं हिंदी की खड़ी बोली किस अपभ्रंश से, तो मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी और ब्राह्मण, ये सौरसेनी से विकसित हुई। किससे हुई है? सौरसेनी से। क्योंकि जो खड़ी बोली है, हिंदी की जो खड़ी बोली है, जिसे कौरवी या खड़ी बोली भी बोलते हैं, तो इसका जो विकास हुआ है वो पश्चिमी हिंदी से हुआ है, और पश्चिमी हिंदी जो है सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो इसलिए हिंदी की खड़ी बोली जो है सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत मानी जाएगी। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है, अभी हमने बताया कि वर्तमान हिंदी का जो प्रतिष्ठित है या जो मानकीकृत है वो खड़ी बोली है। इसे क्या करते हैं? खड़ी बोली। इसका सी ऑप्शन। निम्न में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अगर जहां प्रश्न दे दे नहीं है, नहीं को हम क्या करेंगे? 2-3 बार बोला करेंगे। कितनी बार? कम से कम 2-3 बार, क्योंकि नहीं है को लोग अक्सर भूल जाते हैं और नहीं है को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? जो है उसी को पढ़ लेते हैं और गलत करके चले जाते हैं। इसलिए अगर प्रश्न में दिया हुआ है कि नहीं है तो नहीं को पहले 2-3 बार सर्कल कर दीजिए। यानी कह रहा है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपको ब्रज आता है, बुंदेली भी आती है, कन्नौजी भी आती है, लेकिन बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी की है। बघेली किसकी है? पूर्वी हिंदी की, इसलिए ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली, अर्धमागधी अपभ्रंश से जो विकसित बोली है वो कौन सी हो जाएगी? तो बांग्लू, ब्रजभाषा, भोजपुरी या बघेली। अर्धमागधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपका अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। हिंदी के विकास की दृष्टि से प्राकृत के पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। हिंदी के विकास की, जैसे हमने बताया संस्कृत, हिंदी के विकास की अगर बात करते हैं तो हिंदी का जो विकास क्रम है, हिंदी का जो विकास क्रम है उसका विकास क्रम कैसे है? हिंदी का जो विकास क्रम है वो संस्कृत है, संस्कृत, संस्कृत के बाद आपका पाली हो जाता है, पाली, फिर पाली के बाद प्राकृत हो जाता है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश हो जाता है, भ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर अवहट्ट, फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी है, फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी है। तो ये क्या कर रहा है? हिंदी के विकास की दृष्टि से प्राकृत के पूर्व कौन सा है? प्राकृत के पूर्व पाली है, प्राकृत के पूर्व पाली है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी पाली हो जाएगा। और कुछ नोट दिए गए हैं। हिंदी भाषा का जो जन्म है, हिंदी भाषा का जो जन्म है वो कहाँ से? अभी हमने बताया कि हिंदी की आदि जननी तो संस्कृत है, लेकिन हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ। प्रश्न पूछता है कि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है, तो संस्कृत है, लेकिन जब इसी को घुमा के पूछेगा कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, तो अपभ्रंश से हुआ है, या हिंदी भाषा के इतिहास का जो विकास है वो कहाँ से माना जाता है? अपभ्रंश से ही माना जाता है। अच्छा, अधिकतर भारतीय भाषा
भाषाओं का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और हिंदी कैसी लिपि है? हिंदी देवनागरी लिपि है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।